नमस्कार दोस्तों, विद्या क्रिएटर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और इस टॉपिक का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी वर्ड अपने आप में साइंस और टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है बायोटेक्नोलॉजी, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में, यूपीएससी में और यूपीपीएससी में पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस टॉपिक को गहन समझ आपको रिक्वायर्ड है। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम कुछ विशेष आजकल के आधुनिक जो इंपॉर्टेंट मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी वर्ड अपने आप में ही दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है बायोज एंड अदर वन इज टेक्नोलॉजी। तो बायोज स्टैंड फॉर द बायोलॉजी, दैट इज बायोज स्टैंड फॉर द बायोलॉजी दैट इज लिविंग वर्ल्ड। जो जिस चीज से हम लोग जुड़े हुए हैं, लिविंग वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। हम लोग किससे जुड़े हुए हैं? हम लोग एक जीवित दुनिया, एक जीवित संसार से जुड़े हुए हैं, वेदर इट इज प्लांट और वेदर इट इज एनिमल्स। हम इन दोनों चीजों से जुड़े हुए हैं, और इसी संदर्भ में हम लोग बायोलॉजी वर्ड का यूज करते हैं, चाहे वो प्लांट वर्ड हो, चाहे वो प्लांट वर्ल्ड हो, या वो एनिमल वर्ल्ड हो, दैट इज जूलॉजी एंड बॉटनी। So biology stands for living organism. It stands for living organism. Living organism. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग रिलेटेड हैं इसमें। और टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। तो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन से हम लोग जुड़े हुए हैं, दैट इज बायोलॉजी का टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत आसानी से समझने वाली बात है, इस सब्जेक्ट के कोर कॉन्सेप्ट को समझने वाली बात है कि बायोलॉजी का टेक्निकल एप्लीकेशन इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजिकल द टेक्निकल एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी इज बायोटेक्नोलॉजी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी एक खास बात ये है कि इसके जो एप्लीकेशन जो बेसिकली हैं, जो एप्लीकेशन है, उनको हम लगभग तीन चरणों में पढ़ सकते हैं, या तीन इसके इंपॉर्टेंट डिविजन्स कर सकते हैं। कौन कौन से? तो फर्स्ट द बायोलॉजी, द इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर, कौन कौन सी? These are some biological processes. Now, which type of biological process we can have in technological application? Which type of biological process we can have in technological application? These applications are some like biochemistry. A is biochemistry. B is microbiology, and the third one is genetic engineering. ठीक है, so there are three important aspects. What are these aspects? These aspects are biochemistry, microbiology, and genetic engineering. Through the help of these three processes, we can use the living organisms or the living organism in the field of technological application. यानी हम बायोकेमिस्ट्री की सहायता से, माइक्रोबायोलॉजी की सहायता से और जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। किसमें? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स पे, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। तो अपने आप में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बायोटेक्नोलॉजी आज के समय में एक प्रतिष्ठित विज्ञान की शाखा है। इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांच, एंड वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशन, वेरियस टाइप ऑफ you can say uses and applications are there for biotech techniques or tools. So there are lots of you can say scope for biotechnology is there. आज की दुनिया में बायोटेक्नोलॉजी, या जिसे जैव प्रौद्योगिकी भी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, इस जैव प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा महत्व है। कैसे महत्व है कि आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये कोई विज्ञान के रूप में एक नई विधा जरूर है, लेकिन हिस्टोरिकली अगर देखी जाए तो बायोटेक्नोलॉजी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा रहा है। ऑल्दो हम इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट से जो है वो जुड़ाव आज के समय कर पाए हैं, लेकिन हम उस समय इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को नहीं जानते थे। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी असलियत में हम लोग अपने दैनिक जीवन में सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, दैट इज मेकिंग ऑफ कर्ड या दही। कर्ड, आप देखते हैं कि हमारे घरों में कर्ड मेकिंग, ये जो दही का जो निर्माण है वो हम लोग के घर में महिलाएं या गृहिणियां जो है, माताएं बहनें बहुत बचपन से हम लोग के सामने करती आ रही है। इसमें क्या करना होता है? इसमें एक स्वच्छ मतलब साफ सुथरे दूध में कुछ बूंदें
जो है वो कर्ड की इवॉल्व कर दी जाती हैं, डाल दी जाती हैं और उससे धीरे धीरे करके वो पूरा मिल्क प्रोडक्ट जो है दैट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, दैट कन्वर्ट्स इनटू द फुल फ्लेज्ड यू कैन से द कर्ड। ठीक है, तो अब क्या है कि हम लोग को उस समय का आइडिया नहीं था, लेकिन हम साइंटिफिकली उस चीज को तब भी यूज करते थे, क्योंकि आपको पता है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जो दही में पाया जाता है, कर्ड में पाया जाता है, एंड वी पुट इनटू द फ्रेश यू कैन से मिल्क, देन व्हाट हैपेंस, these bacteria grow and make that complete you can say medium as a curd। ठीक है, तो एक ज्यादा मात्रा में, बड़ी मात्रा में हमें उससे क्या प्राप्त होता है? हमें दही या पूरे तरीके से कर्ड जो है हमें उस पूरे पात्र में, उस बर्तन में, उस यूटेंसिल में हमें मिल जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम लोग डायरेक्टली नोन और अननोन तरीके से यूज करते चले जा रहे हैं। आज के समय में जब वैज्ञानिक इतनी प्रगति हो चुकी है, इतने साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो चुके हैं, जिसके फलस्वरूप हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस लाइक बायोकेमिस्ट्री, द केमिस्ट्री बिहाइंड द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, द माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव यानी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन, दैट इज वायरसेस का, बैक्टीरिया का, फंगस का, एल्गी का, इनकी स्मॉल स्पीसीज की स्टडी कर ली है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी हम लोगों ने बहुत सारा काम किया हुआ है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जेनेटिक मटेरियल, दैट मीन्स मटेरियल्स रिलेटेड टू the genes formation like DNA, RNA, these type of material which is an important and you can say a unique type of substance which is required for identifying a particular type of species or its characteristics or its symbol like that। तो क्या है कि genetic engineering, microbiology and biochemistry are these three branches of you can say important biotechnology which are responsible for the further growth of this important branch। तो जैसे कि आपको पता है कि इसमें बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में जो सबसे बड़ा सुधार हुआ, वो सुधार तब हुआ जब डीएनए की खोज हुई, जेनेटिक मटेरियल खोजा गया। जेनेटिक मटेरियल जो हम लोगों ने जेनेटिक मटेरियल खोजा, जेनेटिक मटेरियल की खोज हुई और ये क्या था? जीन। ये क्या था? जीन। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल जो डीएनए का प्रिस्क्राइब किया गया था, व्हिच यू हैव स्टडीड लाइक दिस। So this DNA double helical model, gene bases, thymine, uracil, guanine, adenine, cytosine, these are some basic genetic material which forms gene, and gene are the basic material which transforms the property from one hereditary aspect to other hereditary you can say ladder। That means हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को पहुंचाते हैं, या कोई भी जीव, whether it is a microorganism, whether it is an insect, whether it is an animal, whether it is a plant, सभी टाइप के एनिमल्स का एक स्पेसिफाइड जेनेटिक मटेरियल होता है, एंड दैट जेनेटिक मटेरियल व्हेन म्यूटेट और यू कैन से व्हेन गोस टू द अनदर यू कैन से प्रोसेस और अनदर जो एक आपकी आने वाली पीढ़ी होती है, जब उसमें जाता है, देन व्हाट हैपेंस, वो वही लक्षण उसमें भी उपार्जित हो जाते हैं, वो गेन हो जाते हैं, एंड that species will look like or have the same character or the same properties like the previous one। तो हम लोगों के भी बहुत सारे लक्षण अपने परिवार में, अपने माता पिता से और परिवार में दादा दादी से, नाना नानी से मिलते रहते हैं। तो ये क्या है? ये जीन्स के बेस पे ही है। तो जीन्स का अपने आप में बेसिक मटेरियल के रूप में इवॉल्व होना बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान, एक बहुत बड़ी खोज थी। और इस खोज के फलस्वरूप जो है हम इस जेनेटिक थ्योरी को, इस जेनेटिक इंजीनियरिंग को अपने विज्ञान के क्षेत्र में इसको अपनाकर हम बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां ला सकते हैं, बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं, जो मानव जाति के विकास के लिए या उसके जीवन को और सफल और यू कैन से डेवलप्ड बनाने में सहायक हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो फर्दर वी विल स्टडी सम इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। सो अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट शाखाएं जो कि बायोकेमिस्ट्री की हैं। ठीक है, तो दैट इज द ब्रांचेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, द ब्रांचेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, some important branches of biotechnology। Now there are certain color codes given। यहाँ पर कुछ कलर्स के बेसिस पर कॉन्सेप्ट को बताया गया है, that is some color codes are given to the you can say to the different branches of biotechnology which deals with different aspects of the science। For example,
The first one is green biotechnology. The first is green biotechnology. Now, what happens? Yeah, what do you mean by the green biotechnology? Green biotechnology is applied to the agricultural sector. Green biotechnology जो है वो कृषि क्षेत्र के ऊपर अप्लाई होती है. मैं what do you mean by agriculture sector? Agriculture sector means इस तरह के कुछ ऐसे जेनेटिक सुधार करना एग्रीकल्चर में. एग्रीकल्चर मीन्स क्रॉप प्रोडक्शन में, प्लांट प्रोडक्शन में कुछ इस तरह के जेनेटिक सुधार करना जिससे कुछ इस तरह के प्लांट डेवलप हों जो कि जिनकी ग्रोथ ज्यादा हो, जिनकी ग्रोथ तेजी से हो, जिनमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन तेजी से हो, ज्यादा अमाउंट में उनका जो फ्रूट है, उनका जो फल है वो बड़ा हो जाए, विकसित हो जाए. और वो प्लांट के अंदर कुछ और भी खासियत होती है, जैसे इट कैन बी कंट्रोल्ड, it can be less affected by the pest or the fertilizers we are using, and it should also be drought resistant. यानी अगर पानी की कमी है, उस इलाके में एरिड जोन है या वहां पर कुछ इस तरह की मौसम और एनवायरमेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है जहां पर पानी कम मात्रा में पाया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या है वो प्लांट सर्वाइव कर सके. तो क्या कर सकते हैं, जो ग्रीन बायोटेक है वो रिलेटेड है प्लांट से. किससे रिलेटेड है? मेकिंग ऑफ प्लांट से, यानी ग्रोइंग ऑफ प्लांट से रिलेटेड है. किससे रिलेटेड है? ग्रोइंग ऑफ प्लांट मटेरियल. ठीक है ना, प्लांट से रिलेटेड. दैट मीन्स स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट यू कैन से सीड्स, यानी ऑर्गेनिक. यू हैव लिसन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक सीड्स. ठीक, सीड्स. ठीक है. ड्रॉट, इट शुड बी ड्रॉट रेजिस्टेंट. इट शुड बी ड्रॉट रेजिस्टेंट, यानी हम उनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी इनकलकेट कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं जिससे कि वो कम पानी में भी वो प्लांट जो है सर्वाइव कर ले. ठीक है. इसके अलावा अगर बात करें तो इट शुड बी लाइक दैट, इट शुड बी पेस्ट रेजिस्टेंट. पेस्ट रेजिस्टेंट. ठीक. पेस्ट रेजिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि जो भी आपको पता है कि आजकल खेती में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, तो वो जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं वो कम से कम उस प्लांट की ग्रोथ पे अफेक्ट करें, कम से कम उस प्लांट को नुकसान पहुंचाएं. और जब उसको कम नुकसान पहुंचाएंगे, उसके अंदर कम मात्रा में वो एब्जॉर्ब होंगे, तो फर्दर जब वो मार्केट में जाएंगे और उनको हम लोग कंज्यूम करेंगे, देन वी कैन हैव लेसर अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इन देम, सो आवर हेल्थ विल बी गुड इन दैट पर्टिकुलर केस इफ वी कंज्यूम इट. तो क्या है कि ये एक तरीके से ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द यू कैन से फॉर द फूड, यू कैन से फूड इन्वेंशन या फूड डिस्कवरीज. तो क्या है कि जब भी जो नए तरह के प्लांट या जो भी इस तरह की प्लांट स्पीसीज डेवलप करी जा रही हैं, उनमें क्या खासियत है? उनमें खासियत ये है कि उनमें दे हैव द पावर ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस, और वो कीटों से भी जो है उनको हार्म नहीं होता जल्दी से, कोई इंसेक्ट्स उनको हार्मफुल जल्दी से हार्म नहीं कर पाते हैं, और वो प्लांट अच्छी ग्रो करता है ना. ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होती है अगर हम इस तरह का जेनेटिक मटेरियल यूज करें या कुछ बायोटेक्नोलॉजी अगर यूज करें प्लांट में, तो उस प्लांट की ग्रोइंग फास्ट होती है, वो जल्दी से ग्रो होता है. तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी. इट विल मेक योर इकोनॉमी गुड. ठीक है. तो इकोनॉमी एस्पेक्ट भी इसमें जुड़ जाता है. क्या जुड़ जाता है कि अगर फसल तेजी से होगी, जल्दी बड़ी होगी, ज्यादा मात्रा में फल उत्पन्न होंगे, तो क्या होगा कि इकोनॉमिकल कंडीशन भी बेटर होगी. So these are some uses of green biotechnology, that means which is used in the sector of agriculture. So first color code for the biotechnology is green. So green biotechnology is related to agriculture sector. It is related to agriculture sector. ठीक है. फर्दर अगले कलर कोड पे हम लोग बढ़ते हैं. And the next color code is red biotechnology. Next one is number two is red biotechnology. Red biotechnology. The second one is red biotechnology. Now this type of biotechnology is generally related to the medical science stream. किससे related है ये related है medical science. Now किससे related है ये मेडिकल साइंस. और आप जानते हैं कि मेडिकल साइंस कितना बड़ा सेक्टर है आज के समय में, कितनी बड़ी चीज है, जो कि किससे रिलेटेड है? डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स,
डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स किससे रिलेटेड है नेक्स्ट, और ये किससे रिलेटेड है, डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स एंड मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, दैट इज मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, methods of treatment, then further evolution evolution, or you can say the making of vaccines, and such type of thing which is helpful for the well-being of mankind, and also producing antibiotics, next stem cell therapy, से related है ये, and the last one is you can say gene therapy, ठीक है, gene therapy. Now these are some important application of, you can say, medical science. In medical science, whenever we talk about the medical science, biotechnology used in the field of medical science, it will have some following of some important heads like development of drugs. So the modern type of drugs, the drugs which is compatible for modern environmental condition or modern requirement of human body, ऐसी ड्रग्स को डेवलप करना जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, यूज करके इस तरह की ड्रग्स को डेवलप करना शामिल है जो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में, इन टुडेज एटमॉस्फेयर, जैसा आज का बॉडी जो रेजिस्टेंट बॉडी है, या जो भी जिस तरह का मानव शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, या जितने भी वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ड्रग्स का इन्वेंशन, डिस्कवरी करना, या उसको रिसर्च करना, और उसको आज के समय में उसको कंज्यूमेबल बनाना, जिससे कि क्या है कि हम किसी आज के समय में जो नई नई तरह की बीमारियां इवॉल्व हो रही हैं उनसे लड़ सकें, उनको क्योर कर सकें. मेथड ऑफ ट्रीटमेंट्स के तरीके को चेंज कर सकें. कुछ दवाइयां इंजेक्ट करी जाती हैं, कुछ दवाइयां ओरल तरीके से ली जाती हैं, है ना, और इस तरीके से क्या है कि व्हाट आर द एग्जैक्ट मेथड टू बी ट्रीटमेंट, यानी किस तरीके से दवाइयों का ट्रीट होना चाहिए, क्या उनका कोर्स होना चाहिए, क्या उनका करिकुलम होना चाहिए, क्या बॉडी के क्या पैरामीटर्स होने चाहिए जिसके आधार पर किसी पर्टिकुलर बॉडी को किस टाइप की पर्टिकुलर ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर करी जा सकती है. ये मेथड्स भी इसमें इन्वॉल्व है. मेकिंग ऑफ वैक्सीन, आपको पता है कि अलग अलग तरह की रोग पैदा हो रहे हैं, जीका वायरस, रुबेला वायरस, कोविड-19, दीज ऑल आर द मॉडर्न प्रेजेंट डे, यू कैन से वायरल डिजीजेस. ये जो वायरल डिजीजेस हैं, ये वायरल डिजीजेस नए नए तरह की हैं. इनके वायरसेस म्यूटेंट टाइप के हैं. ये they can have specific type of changes during their incubation period. तो क्या है कि ये जो वायरसेस हैं जो अपने आप को बहुत जल्दी म्यूटेट कर पा रहे हैं, इसकी वजह से इनको इनसे डील करना काफी कठिन हो गया. अभी आपने देखा होगा कि कोविड-19 के कितने सारे वेरिएंट आए थे, है ना, तो वो अभी भी एक वेरिएंट के बारे में चर्चा चल रही. तो कहने का मतलब ये कि वो जो नया वेरिएंट आता है वो पुराने से जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है बाय सेल्फ. नाउ हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी हेल्प अस? This biotechnology help us in preparing such type of vaccines which are upgraded with the time being. यानी समय के साथ साथ हम उसको अपग्रेड करें. जो म्यूटेशन वायरस में हो रहा है उस म्यूटेशन को हम लोग जेनेटिक मेथड से, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके उस वायरस को इतना कैपेबल बनाएं जिससे कि वो अटैकिंग वायरस के साथ में क्या कर सके, उससे फाइट कर सके, उससे लड़ सके, उसको समाप्त कर सके, जिससे कि ह्यूमन मैनकाइंड की रक्षा हो सके. तो अभी आपको पता है कि जिस तरीके से हमारे देश में वैक्सीन बनाई गई और हम सब ने कोविड-19 की वैक्सीन ली हुई है, तो उसमें क्या है कि हम लोग उस वायरस से के प्रभाव से बच गए हैं और दुनिया फिर से अपने रास्ते पर आ गई. तो ऐसी प्रॉब्लम समय समय पे अब आती रहेंगी, बिकॉज द वायरसेस एंड बैक्टीरियाज हैव such type of property that they can have some improvement, or you can say some dangerous improvements in their genetic code. हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरह के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट या साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को इवॉल्व कर सकते हैं जिसमें क्या हो, जिसमें कि वो जो चेंज वायरस के अंदर आ रहा है उसी तरह का चेंज हम अपने रिसर्च मेथड से इवॉल्व करके उसको किल कर सकते हैं, उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को किल कर सकते हैं या उसके खिलाफ काम कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जिससे कि हमारा शरीर उसके खिलाफ लड़ सके उस बीमारी के लिए. ठीक है. एंटीबायोटिक्स आपको पता है कि एंटीबायोटिक्स भी लगातार इवॉल्व हो रही हैं. आप एंटीबायोटिक्स को बनाने में बहुत सारे फंगस का यूज होता है, बहुत सारी
बैक्टीरियोलॉजिकल सब्सटेंसेस का यूज होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। तो ये सारे के सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं, इनका भी इवोल्यूशन करना समय के साथ साथ इनको भी हमें अपग्रेड करना है। अब आप जानिए कि एवरी पर्सन टू पर्सन देयर इज सम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आर देयर। आज की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक्स को कंज्यूम कर लेते हैं, और जब उसको कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर टाइप के एंटीबायोटिक डोज के लिए क्या हो जाती है, यूज टू हो जाती है। नाउ व्हेनेवर वी बिकम्स इल, या हम जब भी बीमार पड़ते हैं या हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आती है और हम उसी पावर की उसी डोज की एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो क्या होता है कि बिकॉज हम पहले से ही उस एंटीबायोटिक के आदी हैं, तो अब वो वाली एंटीबायोटिक हमारे शरीर पर असर नहीं करती। तो वी हैव सम डिफरेंट, सम अपग्रेडेड, सम मोर पावरफुल एंटीबायोटिक टू हैव to consume, so that we can have improvement in our body, या हम अपने आप को रिकवर कर पाए, क्योंकि हम एक तरह का अपने अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा कर चुके हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो नई एंटीबायोटिक्स डेवलप होंगी, ये आपके शरीर को इंडिविजुअल तरीके से, पर्सनलाइज तरीके से आपका अध्ययन करके ये बता सकती हैं कि आपको कितने मिलीग्राम का या कितना डोज आपको दिया जाएगा, जो कि आपकी बॉडी बर्दाश्त भी कर लेगी और आपकी बीमारी से लड़ने की आपको शक्ति भी देगी। तो एंटीबायोटिक का यूज भी मेडिकल साइंस में बायोटेक्नोलॉजी, रेड बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से स्टेम सेल थेरेपी भी एक नई ब्रांच है, एक नई शाखा है बायोटेक की, जिसके अंतर्गत क्या है कि हम स्टेम का सैंपल लेकर उसके कहीं की बॉडी के किसी पार्ट का सेल किसी पार्ट की मरम्मत में या उसकी टूट फूट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा मेडिकल साइंस में बहुत आम बात हो गई है कि किसी जगह का अगर पार्ट डैमेज हो गया है, तो हम बॉडी किसी दूसरे हिस्से से या किसी डोनर के दूसरे हिस्से से वो सेल्स को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं और उसको वहां पर जो है एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये भी एक तरह की स्टेम सेल थेरेपी, ये भी एक बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है। एंड द लास्ट वन इज जीन थेरेपी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू you can say the modification of genes. We can have some scientific biotechnological you can say techniques through which we can replace, add, or you can say remove a particular type of gene or induce a particular type of gene in a particular body of human being or an animal, जिससे क्या गए हम उस पर्टिकुलर टाइप की जीन को इंड्यूस करके हम अपने उस पूरे प्रोग्राम को, यानी उस बीमारी के लिए उस शरीर को लड़ने के योग्य बना सकते हैं। वेदर इट इज अ जेनेटिक डिजीज और एनी टाइप ऑफ डिजीज, अगर वो जेनेटिक डिजीज है तो उसको अर्लियर स्टेज पे डिटेक्ट किया जा सकता है, और अगर वो कोई नॉर्मल ऐसी प्रॉब्लम है जो समय के साथ इवॉल्व हुई है, तो हम देख सकते हैं कि हम कैसे इस जीन को बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। सो दीज ऑल एरियाज कम्स अंडर द सेक्टर ऑफ रेड बायोटेक्नोलॉजी। सो इट लीड्स टू रेड बायोटेक्नोलॉजी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड it is directly related to the field of medical science. Next further comes, इसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद अगला कलर कोड आता है, थर्ड वन इज ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, that is blue biotechnology. Now what is blue biotechnology? This application is related to the marine and you can see the marine and freshwater organisms. This is related to the marine and freshwater microorganisms. Now this particular type of biotechnological use is related to marine, मतलब हम लोग समुद्री जीवन और फ्रेश वाटर, दैट मीन्स पॉन्ड, रिवर्स, लेक्स, अगर एक इस तरह की चीजों को, इस तरह की वाटर बॉडीज में जो ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होती हैं, जैसे सी में सी फूड का इवॉल्वमेंट या सी से रिलेटेड जितनी भी बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं, वो उन पर रिसर्च वो करना, उनको डेवलप करना, और कैसे करना कि जिससे कि हम लोग इस तरह के कुछ प्रोडक्ट फॉर्म कर सकें जो ह्यूमंस जो है वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जो कि ह्यूमन कंज्यूमेबल हो। कैसे हो? ह्यूमन कंज्यूमेबल हो, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स को इवॉल्व करना जो बायोटेक्नोलॉजिकली साउंड हो और कुछ इस तरह के जेनेटिक, जैसे फिश है, अब नाउ फिश के कुछ ऐसी वेराइटीज को जो है जेनेटिकली मॉडिफाई करना। हमारे यहाँ बहुत सारे
इंस्टीट्यूट हैं जो फिश की जेनेटिक्स पे काम करते हैं, है ना। आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट, लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है जो फिशरीज पे काम करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, CSIR से रिलेटेड है, फिश ब्रीडिंग से रिलेटेड है। तो नाउ द ब्रीडिंग ऑफ फिशेस, लाइक ब्रीडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सी फूड्स। आपको पता है सी फूड प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, तो प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स होने के नाते अगर हम सी फूड को, जो लोग भी नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, अगर वो सी फूड को ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर देम, फॉर सम यू कैन से फॉर हेल्दी रीजन, है ना। तो क्या है कि इस जितने भी मैराइन प्रोडक्ट हैं, जितने भी फ्रेश वाटर लेक के प्रोडक्ट हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे कवक हैं, फंगस हैं, जो भी जो कंज्यूम किए जा सकते हैं, या जो किसी न किसी तरीके से फूड में या ड्रग फॉर्मेशन में या ड्रग्स के जेनेसिस में इस्तेमाल होते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। दैट इज टर्म्ड एज ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज टर्म्ड एज ब्लू। नाउ फर्दर कम्स द व्हाइट, नेक्स्ट कलर कोड इज व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, नेक्स्ट इज व्हाइट biotechnology. Next one is white biotechnology. Now what is white biotechnology? This particular type of branch is applied to industrial process. Now this implies for industrial process, industrial processes, industrial process को ये correlate करती है। That means industrial process, ऐसी process जिनमें क्या होता है, जिनमें हम किस इंडस्ट्रियल मेथड्स को यूज करें या इंडस्ट्री लेवल पे चीजों को फॉर्म करें, बल्क में चीजों को तैयार करें, और ये जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है इनमें बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल फूड प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल फूड प्रोडक्शन। नाउ आपको पता है कि आजकल पैकेज्ड फूड जो है, जो उसका काफी प्रचलन बढ़ गया है, पैकेज्ड फूड। तो पैकेज्ड फूड के अंदर क्या है कि बहुत सारी चीजों को साइंटिफिकली जो है पैकेज्ड फूड बनाते समय, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते समय बहुत सारी ऐसे हमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन या एडवांस टूल्स और मॉडिफिकेशन यूज करने होते हैं, जिससे हम किसी ऐसे प्रोडक्ट को इवॉल्व कर सके, बना सकें जिसकी सेल्फ लाइफ ज्यादा हो। क्या हो? जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो, शेल्फ लाइफ ज्यादा हो, यानी उसको हम लंबे समय तक रख सकें, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि स्टोरेज टाइमिंग जो है वो उसका ज्यादा हो। जो भी फूड मटेरियल जितने लंबे समय तक के लिए स्टोर किया जा सकता है बगैर डैमेज हुए या बगैर खराब हुए या बगैर उसके न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रॉय हुए बगैर, वो प्रोसेस उतनी ज्यादा बेटर हो जाती है और हमारे लिए उतनी ज्यादा वो कंफर्टेबल है। वी कैन यूज we can use this type of food for a long period of time. Most of the food items are packaged nowadays and we can put them in our refrigerator, and when we can use them for 2 3 4 5 days. Some products we can use for weeks. कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जिनको हम हफ्ते या 2 हफ्ते तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कारण क्या है? the technology used for their preservation is quite good or quite upgraded, so that it is not deteriorated with the time. So how can you say that like this? Because in this we have used a technique that is related to white biotechnology. हमने कुछ ऐसे मेथड यूज करे हैं, हमने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करी है जिससे हम फूड को लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर ह्यूमन बीइंग और फॉर एनी इंपॉर्टेंट अदर साइंटिफिक पर्पसेस। ठीक है, तो फूड प्रोडक्शन इज वन ऑफ द यू कैन से एस्पेक्ट of white biotechnology that is for industrial use, because this type of industry is growing leaps and bounds nowadays. That's why I have taken the example from food technology. Now the next one is gray biotechnology. The next is the fifth one, and this is gray biotechnology. Next one is gray biotechnology. So जो ग्रे बायोटेक्नोलॉजी है, ग्रे दैट पर्टिकुलर कलर इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल एप्लीकेशन। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनवायरमेंटल एप्लीकेशन। ये जो ग्रे बायोटेक्नोलॉजी है वो एनवायरमेंटल एप्लीकेशन से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं? इसके अंतर्गत हम कुछ ऐसे प्लांट्स या कुछ ऐसे प्लांट मटेरियल या कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना चाहते हैं जो
जो हमारे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में हमको जो है हेल्प कर सके। फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दैट इज टू मेंटेन या मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कुछ ऐसे प्लांट्स, कुछ ऐसी मेथड्स, कुछ चीजें ऐसी हमको इवॉल्व करनी होंगी जिससे क्या होगा कि प्लांट जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंक्रीज हो। दैट मीन्स प्लांट कैन सस्टेन सम अनडिजायरेबल कंडीशंस ऑल्सो। कुछ ऐसे मजबूत तरह के प्लांट्स को डेवलप करना जो एनवायरमेंटल जो चेंजेस हमारे यहाँ हो रहे हैं, एनवायरमेंटल जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, वेदर इट इज ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट और यू कैन से डिफॉरेस्टेशन, लाइक इस तरह की जितनी भी चीजें हो रही हैं, इनसे लड़ने की क्षमता उसके अंदर हो। उसके अंदर कुछ ऐसे जेनेटिक बदलाव किए जाएं, उसके अंदर कुछ ऐसे जेनेटिक चीजें इंड्यूस करी जाएं जिससे कि वो एनवायरमेंटल सिचुएशन से लड़ने के काबिल हो जाए वो प्लांट, और हमारी बायोडाइवर्सिटी क्या रहे, हमारी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे। कुछ ऐसे भी टूल्स और टेक्निक्स खोजी जा रही हैं जिससे पॉल्यूशन का रिमूवल हो सके। दैट इज रिमूवल ऑफ पॉल्यूशन, दैट मीन्स such type of techniques through the help of which we can remove the pollution, whether it is soil pollution, whether it is air pollution, whether it is water pollution, सभी तरह के पोल्यूशन। कुछ इस तरह के बैक्टीरियाज को इवॉल्व करना कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइप के मीडियम में छोड़ दिया जाए तो वो वहां के पॉल्यूटेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पॉल्यूटेंट मटेरियल है, उस मटेरियल को क्या कर सके, उसको डिस्ट्रॉय कर सके, जिससे कि वो वाटर बॉडी हो या वो प्लांट नर्सरी हो, जो भी वो क्रॉप हो, उस पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम से वो क्या हो जाए, वो दूर हो जाए, और उससे हम क्या कर सकें, हम उसकी ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सकें, उसको ग्रो कर सकें। पॉल्यूशन अगर नहीं होगा, रिमूवल हो जाएगा पॉल्यूटेंट्स का, तो वहां के ओवरऑल एनवायरमेंट जो है वो अपग्रेड हो जाएगा फॉर ह्यूमन बींग्स एंड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन ऑल्सो। तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वो चीजें इवॉल्व होंगी, और नॉर्मली हमारे जो दैनिक जीवन के लिए जो एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट है उसकी भी क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो दिस इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। द नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ वन, एंड दिस इज ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी। नाउ अगेन I want to say a fact to you that as far as prelims are concerned, आपसे इसमें से किसी भी रंग को देकर, किसी भी पर्टिकुलर टाइप के कलर कोड को देकर ये पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ, यू कैन से दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ फील्ड। तो इसलिए इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान समझिएगा, आपके प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें आपको एरिया बताने होंगे। एरियाज, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी काफी आपस में मिलते जुलते हैं, इसलिए अगर थोड़ा सा भी कलर कोड्स में आपको कंफ्यूजन हुई तो दिस कैन कॉज लॉस ऑफ मार्क्स फॉर यू। और इसमें क्या है कि आपको ये कोड के हिसाब से उसका जो इंपॉर्टेंट कोर एरिया है वो आपको ध्यान रखना। नाउ द ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी, ब्राउन जो बायोटेक्नोलॉजी है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट्स और सीड्स which are related to arid or desert zone. That is management of arid or desert zone. That is management of arid or desert zone. Now we have to, in this type of biotechnology, we have to produce such type of plants or seeds or these type of features. Which type of, कब से, which वो रिकॉर्ड हो जाएगा, बाद में पड़ जाएगा ना वो तो। हाँ, तो दिस टाइप ऑफ फीचर एक्चुअली अगेन हम फिर से पढ़ते हैं। तो ब्राउन टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू that type of particular field in which the management of arid and desert zone are concerned. We have to develop such type of, we have developed such type of plants and seeds which are capable of, which are very good at, you can say, which are good at growth when scarcity of water is there. Arid zone, जो शुष्क क्षेत्र है, डेजर्ट एरिया में, वहां पर कुछ ऐसे प्लांट्स, ऐसे टूल्स, ऐसी टेक्निक का विकास किया जाए जिससे कि वो प्लांट जो है वो पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर एरिया में ग्रो कर सके और उसको पानी की कमी
महसूस ना हो, या ये कहना चाहिए कि वो पानी की कमी को बर्दाश्त कर सके. So we can do this by some genetic modification of plants and seeds. So by genetical modification and making this type of particular drought resistant seed and agricultural technique suited for arid landscape. So agricultural technique यानी agricultural technique used for arid or desert landscape. ठीक है. ऐसे एरियाज को हमें डेवलप करना है, ऐसी चीजों को ग्रो करना है जहां पे क्या है, हम एरिड एरियाज में, एरिड जोन्स में चीजों को उगा सकें. क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं, या हमारे देश में ही ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं विच आर एरिड टाइप ऑफ एरियाज, जहाँ पे बारिश कम होती है, जो ईयरली रेनफॉल है वो काफी कम है. तो जब ये सब चीजें कम होती हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें उस पर्टिकुलर एरिया में such type of we have to develop or inculcate such type of vegetation in which what happens, in which such type of plant can survive, which can survive in less water phenomenon, or which can survive in arid zone phenomenon, or which can survive in, you can say, the desert zone phenomenon. यानी अगर वहां पर इस तरह का जोन है तो वो हमें जेनेटिकली मॉडिफाई सीड ऐसा बनाना है जो वहां पर सर्वाइव कर सके. तो ये भी एक टेक्निक है जो काफी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट कम्स द वॉयलेट. अगली जो ब्रांच है, या अगली जो कलर कोड है, दिस इज वॉयलेट. सेवेंथ वन इज वॉयलेट बायोटेक्नोलॉजी. Now what is violet biotechnology? Now this particular technology has some conceptual things. अभी तक हम लोगों ने जो बायोटेक्नोलॉजीज के एरियाज पढ़े उसमें कोई पर्टिकुलर फील्ड है, उस पर्टिकुलर फील्ड से वो बायोटेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, या उसको इवॉल्व करती है और उस एरिया में ग्रो करती है. ना इसका जो फील्ड है, जो वॉयलेट टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, दिस एग्जैक्टली डील्स विद द लॉ, एथिकल एंड फिलोसॉफिकल इश्यूज. आपको पता है कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये किससे डील करती है? लॉ से, ethical issues से, and philosophical issues. Now it seems some different type of thing, philosophical issues. Actually in the country like India, भारत जैसे देश में अगर हम किसी तकनीक को इस्तेमाल करते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है कि कई बार हम तकनीक के एथिकल इश्यूज पे चले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ट ट्यूब बेबी, आज भी जैसा हमारा सामाजिक परिदृश्य है, जैसा हमारा एक सोशल एरिना है, इंडियन यू कैन से सोशल जो एक एरिना है, उसमें अभी भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो थोड़ा सा अनएथिकल मानी जाती हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन से द स्टेम सेल थेरेपी, और यू कैन से द टेस्ट ट्यूब बेबी कॉन्सेप्ट जो है, अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं या उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. दे आर नॉट श्योर कि मतलब जो है कि इस टाइप का जो भी एवोल्यूशन होगा वो उसको वो अपना नाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे. तो देयर आर लॉट्स ऑफ सोशल एंड एथिकल इश्यूज आर देयर in the countries of country like India. But what we have to do, actually we have to create certain laws, because in the you can say in the background of such scientific developments there are certain unethical things are also going on. So the government should restrict or regulate this particular type of field. Actually, you know, the science is you can say a double headed sword. तो दुधारी तलवार है. तो अगर इसके बहुत सारे फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं. तो नुकसान अगर सोशल एस्पेक्ट में देखा जाए तो ये कुछ लोग इसको मिसयूज कर सकते हैं, कुछ लोग इसको कुछ जेनेटिकल या कुछ इस तरह के सब्सटेंस को कंज्यूम अगर गलती से कर लिया जाए तो कुछ और नुकसान हो सकते हैं. ठीक है. या कुछ लोग इसको एथिकली अच्छा नहीं मानते हैं, फिलोसॉफिकली अच्छा नहीं मानते हैं, या लॉ रिलेटेड इश्यूज होते हैं. So government should regulate this type of this type of discoveries and inventions, and bring some ethical issues and ethical ideas to the scientists which are developing or working in the field of this. ठीक है, in biotechnology. So this branch is theoretical one and deals with such rules, regulations, laws, ethical issues and philosophical
issues like that. तो ये एक ब्रांच है जिसको हम लोग वॉयलेट बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं. इसको भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई भी चीज अगर रेगुलेट नहीं होगी देन इट विल कॉज हार्म. हम लोग ने पिछले नैनो टेक्नोलॉजी का जब लेक्चर लास्ट अटेंड किया तो हम लोगों ने पढ़ा था कि नैनो टेक्नोलॉजी भी, अगर नैनो टेक्नोलॉजी में क्या है कि माइन्यूट पार्टिकल्स से हम इवॉल्व कर सकते हैं, तो वो माइन्यूट पार्टिकल डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं और वो ऐसे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं कि वो ह्यूमन बीइंग्स के एग्जिस्टेंस को भी डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं. तो वही मैंने आपसे बोला कि विज्ञान के क्षेत्र में चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो या नैनो टेक्नोलॉजी हो या कोई और फील्ड हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, जो हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर उसको रेगुलेट नहीं करा जाएगा तो चीजें बहुत नुकसानदायक हो जाएंगी. स्पेस टेक्नोलॉजी के रेफरेंस में मैं आपको बताऊं कि अगर हम स्पेस में अगर चीजों को, लॉज को, रूल्स को रेगुलेट नहीं करेंगे तो देयर इज लॉट ऑफ डेब्रिस इन द, यू कैन से, द नियर स्पेस टू द अर्थ. ठीक है, तो अगर कोई पॉजिटिव सैटेलाइट है, कोई यूजफुल सैटेलाइट है, दैट कैन कॉज हार्म, उसको नुकसान हो सकता है. ठीक है, क्योंकि बहुत सारा डेब्रिस वहां पे इकट्ठा हो गया. तो हमें कुछ रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस बनाने होंगे, कोई भी फील्ड हो. तो बायोटेक्नोलॉजी में भी ये जो वॉयलेट बायोटेक्नोलॉजी है, दैट डील्स विद दिस पर्टिकुलर aspect. Now the last one is, and the eighth is, that is dark biotechnology. Now the name itself suggests that it is not good. As the name itself suggests that it does not have some positive, you can say, type of area, as we have already discussed that there are a dark side of everything. तो इसकी डार्क साइड ये है कि डार्क बायोटेक्नोलॉजी ये जो रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल वेपन्स. तो अगर बायोलॉजिकल ड्रग्स बन सकती है, कोई बायोटेक्निकल इंप्रूवमेंट करके कोई ड्रग बनाई जा सकती है, तो बायोलॉजिकल वेपन्स भी बन सकते हैं. बायोलॉजिकल वेपन्स भी बन सकते हैं, एंड दैट कैन कॉज हार्म टू द होल ह्यूमन काइंड. ठीक है ना. तो एक ये चीज हो गई बायो टेररिज्म. कुछ बायोलॉजिकल वेपन्स यूज करके बायो टेररिज्म फैलाया जा सकता है, कुछ टॉक्सिक चीजें बनाई जा सकती हैं, बायो वॉरफेयर हो सकता है ना. टॉक्सिक डिजीजेस पैदा करी जा सकती हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो पैदा किए जा सकते हैं. ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस पैदा किए जा सकते हैं. उस तरह की डिजीजेस, डिसेबिलिटी विच लीड्स टू diseases or a particular type of disability which can cause a particular type of disease or a particular type of disability can cause. तो ये भी चीजें की जा सकती है. कुल मिलाकर पूरा एक बायो वॉरफेयर किया जा सकता है. बायो वॉरफेयर. Now this is not a good, you can say, these are not the good things. These are the dark side of biotechnology. These are the negative side of biotechnology. That is why it is called the dark biotechnology. And restrictions and regulations are very important for this type of branch also, because we can so that we can have safer uses of this technology and we can have a good future ahead, and the development of humankind should be ahead, and all the humankind should be aware of this particular type of fact. ठीक है, तो ये कलर कोड के बेसिस पे हम लोगों ने ये there are 8 types of biotechnology पढ़ी. The first one, the green biotechnology, which related to agricultural field and development. Red biotechnology, which deals with the medical science area. Then blue biotechnology, which uses or which have an application in the area of marine and freshwater bioorganisms. White type of biotechnology applied to industrial process. Gray biotechnology applied to the environmental applications. Brown type of biotechnology is related to the management of arid zones. And violet type of biotechnology deals with the laws, ethics, and philosophical issue. And the last one, dark biotechnology, is the negative side of biotechnology, and it can cause harms for the whole mankind if the biotechnological laws are not regulated, or you can say the government should control these type of things, or these type of restriction. Government has to put this type of restriction on the scientific community or private sector scientific community, because various pharma companies, various biotechnology companies are there which can create, you can say, whether it is public sector or private sector, which can have some dangerous type of biological experiment, so that we can
सेफ बी सेफर फ्रॉम देम, और हम क्या कर सकें, हम मानव जाति की रक्षा कर सकें और बायोटेक्नोलॉजी का सही यूज कर सकें, किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन काइंड. नाउ देयर आर सर्टेन एप्लीकेशंस आर आल्सो देयर. These are the areas. This is the introduction to the biotechnology. What is biotechnology and what types of biotechnology is there. Now we will study some applications. Now we will study some important applications of biotechnology, and the first application is, that is applications of biotechnology. And these application of biotechnology, and one of the important application is medical application, that is in the field of medical science, that is medical application. And the first and the foremost use in the field of medical application is, the first one is the gene therapy. The word you have listened already, that is gene therapy. Gene therapy. Now what is gene therapy? You have to first understand कि gene therapy क्या है. Actually it is the therapeutic delivery of nucleic acid into a patient cell as a drug to treat a particular type of disease. इसमें क्या होता है, therapeutic. It is a therapeutic use. Therapeutic use. It involves therapeutic use. Therapeutic use, that means it is a type of drug. ये एक तरह की दवा है जो कि एडमिनिस्टर करी जाती है किसके अंदर, मरीज के अंदर. इट इज अ थेरेपेटिक यूज, जिसमें एक दवा को मरीज के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज टू क्योर. और किस फॉर्म में किया जाता है, न्यूक्लिक एसिड, इन द फॉर्म ऑफ nucleic acid. In the form of nucleic acid. Now the nucleic acid is the basic material of, you can say the nucleic acid is related to the protein, and protein is the basic material of any type of bioorganism. आपको पता है डीएनए हो या आरएनए हो, इनका बेसिक जो मटेरियल होता है वो प्रोटीन होता है. ठीक है, तो प्रोटीन जो न्यूक्लिक एसिड होता है, वो न्यूक्लिक एसिड को इंड्यूस करा जाता है किसी पर्टिकुलर टाइप के पेशेंट में फॉर क्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज. नाउ व्हाट हैपेंस, this technique use the gene to treat or prevent any disease. हम क्या करते हैं, जैसे हमको ये पता लगाना होता है कि कौन सा जीन है, चाहे वो जीन हमको किसी एनिमल से मिले, चाहे वो जीन हमको किसी प्लांट से मिले, चाहे वो किसी प्लांट से मिले, चाहे वो किसी एनिमल से मिले या किसी दूसरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिले, हम उनको मॉडिफाई करते हैं. वी हैव टू मॉडिफाई द जीन. We have to modify the gene obtained from a plant or animal or any type of micro organism. हमें कहीं ना कहीं से, प्लांट से या एनिमल से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई ऐसा जीन जो है वहां से कलेक्ट करना है, वहां से लेना है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. किसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, हमारे मरीज की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके. यानी हमें उस मरीज की बॉडी में कोई ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करना है जो क्योर कर सके उस पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम को, उस चीज को, उसके जेनेटिक मटेरियल में कुछ ऐसा बदलाव कर सके जिससे कि वह व्यक्ति, वह पेशेंट उस बीमारी से लड़ने के काबिल हो जाए या उससे इफेक्टिवली क्या कर सके, फाइट कर सके, उस बीमारी से फाइट कर सके और उससे बाहर निकल सके. इसके लिए हम लोग 3 मेथड्स यूज करते हैं. वेदर, इसके लिए हम लोग 3 तरह के मेथड यूज करते हैं. क्या करते हैं, या तो जीन को ऐड करते हैं, दैट मीन्स या तो एडिशन होता है या रिप्लेसमेंट होता है या रिमूवल होता है. देयर आर 3 मेथड्स. वेदर वी हैव टू add a particular type of gene to improve or enhance the, you can say, the immunity of that patient, or we have to replace that a particular type of gene from a more effective gene, or we have to remove a defected gene from the patient. ठीक है, तो ये तीनों ही तरह के कॉन्सेप्ट इस जीन थेरेपी के अंतर्गत आते हैं.
यानी इन अ जीन थेरेपी आइदर वी ऐड और वी रिप्लेस और वी रिमूव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन so that the patient can be cured. So this whole system, it is actually the modification of gene. It is actually the modification of gene. So how can we modify? By adding or by replacement or by removal of that particular gene. So what happens? हमने क्या किया? हमने कुछ ऐसा ऐसा जीन इंट्रोड्यूस किया जिसने रोगी की, पेशेंट की क्या करी? उसकी इम्यूनिटी को इंप्रूव कर दिया, उसकी रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ा दिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है मेडिकल साइंस का, एंड इट इज अ बून फॉर अस, यू कैन से फॉर ह्यूमन काइंड और मैनकाइंड, सो दैट अब हम कुछ ऐसी बीमारियों से इस लेवल पे भी लड़ सकते हैं जिस लेवल पे आम दवा के तरीके से या कोई हम नॉर्मल कोई एंटीबायोटिक यूज करके या नॉर्मल कोई मेडिसिन या ड्रग को एडमिनिस्टर करके उससे लाभ नहीं ले सकते थे, अभी कर सकते हैं, अभी उसको हम यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज gene genetic testing. The second application is genetic testing. Now what is genetic testing? Genetic testing क्या है? पहली चीज थी genetic therapy, दूसरी चीज है genetic testing. It is a medical test that identifies the change in chromosomes, genes and proteins. So it is क्या है? ये क्या है? ये एक तरह का टेस्ट है। ये क्या है? It is a test. नाम से ही पता लग रहा है, it is a test. Actually it is a medical test. क्या है ये? ये एक मेडिकल टेस्ट है जो क्या करता है? जो ये बताता है कि व्यक्ति के, प्रभावित व्यक्ति के क्रोमोसोम्स या जीन्स, क्रोमोसोम्स में, जीन्स में या दैट इज उसके प्रोटीन्स में, क्रोमोसोम में ही जीन्स पाए जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि या तो उसके क्रोमोसोम में या उसके जीन में या उसके किसी प्रोटीन पार्ट में क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या कोई चेंज हुआ है, इज देयर एनी चेंज। तो क्या इसमें ऑब्जर्व होता है? चेंज इन क्रोमोसोम और जीन और एनी टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज द कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल ऑफ जीन और क्रोमोसोम। सो व्हाट हैपेंस, क्या करना है, क्या देखना है यहाँ पे? हमें अगर किसी तरह का भी चेंज उसके क्रोमोसोम में, जीन में या प्रोटीन में अगर दिखाई दे रहा है तो हम क्या कहते हैं? हमें तब हमको ये पता लगता है कि हम ये देख सकते हैं कि क्या कोई इसमें कोई ऐसा अफेक्टेड, कोई सस्पेक्टेड जीन प्रॉपर्टी तो नहीं है जिसकी वजह से वो व्यक्ति और फर्दर बीमार हो जाए या उसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर क्रिएट हुआ है। तो पहले तो हम अफेक्टेड जीन, जो हमारे बैड जीन जो है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और फिर अगेन जीन थेरेपी के द्वारा, जो इससे पहले वाला मेथड था, उस जीन थेरेपी के द्वारा क्या करते हैं? हम उस चीज को रिमूव करते हैं, ऐड करते हैं या रिप्लेस करते हैं, and this is called genetic testing. Now agla next one is the next application is pharmaco. The next one is pharmacogenetics या pharmacogenomics. Genomics. As the name already suggests you, what happens? It is a combination of pharmaceuticals, and it is a combination of pharmaceuticals plus genetics. It is a combination of genomics plus pharma. That means the evolution or the constitution or the, you can say, the evolution of drugs, such type of drugs in which there is a technical use, there is a pharmacological use, there is a genetic improvement takes place. कुछ genetic improvement हो और साथ में फार्मा, नए तरह की दवाओं का निर्माण हो। It analyzes how a genetic makeup affects an individual response to drugs. That means कोई एक individual person किसी दवा के प्रति कैसा response करता है। Individual response to drugs, what it leads? Individual response to drug. That means what happens? यहां पे क्या है? कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए
वो वो दवा किस तरीके से असर कर रही है, हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। फार्माकोजेनोमिक्स इसका नाम है, इसमें फार्मास्यूटिकल और जीनोमिक्स दोनों का काम होता है, और हम इंडिविजुअल पर्सनलाइज तरीके से पता लगाते हैं कि कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ फार्मा या ड्रग जो है वो किसी व्यक्ति पर कैसे असर कर रही है। अगला जो एप्लीकेशन आता है, द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ अगेन नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ personalized pharmaceutics. It is also called biopharmaceutics. It leads to biopharmaceutics. That means biopharmaceutics. That means it relates to a particular type of method which is used for a patient for the administration of drug. How a particular person can intake the drug, the doses, the manner of drug administration, the rate and extent of drug absorption. ठीक है, it tells about a particular chemical or physical properties of drug, chemical and physical properties of drug, its uses, its rate or extent, and its absorption, and the last one is method of administration. That means in a particular type of person, which of the following, पहले तो दवा का केमिकल और फिजिकल कॉम्पोजिशन क्या है, देन कम्स द यूजेस मतलब उसको कितनी मात्रा में किसी पर्टिकुलर पेशेंट पे यूज करना है, देन द रेट एंड एक्सटेंट, उस दवा को देने का रेट क्या होना चाहिए, अमाउंट क्या होना चाहिए, देन एब्जॉर्प्शन, वो दवा दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग जो है वो बॉडी में किस लेवल पे एब्जॉर्ब कर रही है, एंड द लास्ट वन इज मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से उसको दिया गया है, वेन से दिया गया है, उसको स्किन में दिया गया है, उसको ओरली एडमिनिस्टर किया गया है। These all type of things are studied in this particular type of branch, and it is termed as drug administration, and it is also an important application of biotechnology. And the next method is next application, the fifth one. The next method is pharmacokinetics. The next method is actually one of the important thing which I have to tell you, that is pharmacokinetics. Now what is this particular term? This term exactly deals with the, you can say, the movement of drug into the body. How does a body react to a particular drug? Now हम क्या करते हैं इसमें, it is also related to the drug administration. How a particular body react to drug, यानी reaction towards drug, reaction towards drug, first point. Second important thing is movement of drug in the body, movement of drug in body, and the last and important thing, which is the time course, that is from absorption to excretion. The last one is time course. Time course refers to absorption to excretion. Now ये भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट है, which is termed as pharmacokinetics. नाम से ही पता लग रहा है दैट पर्टिकुलर ड्रग जो हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जो हमने बायोटेक्नोलॉजिकली गवर्न करी है, बनाई है, उसका रिएक्शन कैसा है एक किसी पर्टिकुलर पेशेंट पे। जब वो पर्टिकुलर पेशेंट की बॉडी में इंड्यूस करी जा रही है तो उसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, किन किन पार्ट्स में जा रहा है, पहले किस ऑर्गन में जा रहा है, फिर कहाँ ऑर्गन में जा रहा है, एंड द लास्ट इज टाइम कोर्स, द होल प्रोसेस दैट इज फ्रॉम एब्जॉर्प्शन टू एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी, उसकी पूरी गतिविधि को एब्जॉर्ब करना, जिससे कि हमें उस ड्रग के
काम करने के सही तरीके के बारे में पता लग सके। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कि आज के विज्ञान, आज की नई मेडिकल टेक्निक्स के बारे में बताती हैं, और हम किसी पर्टिकुलर ड्रग के सही इफेक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं कि कोई दवा या कोई ड्रग एडमिनिस्टर करने पर वो किस तरीके से शरीर पर प्रभाव दिखाती है। द नेक्स्ट वन इज, फिफ्थ वन इज वायरोथेरेपी। नाउ कम्स वायरोथेरेपी। Now, what is virotherapy? It is also an important application of biotechnology. This is the medical treatment that uses biotechnology to convert viruses into therapeutic agents. Very important thing. Virotherapy is what? हम वायरस के ही अलग अलग वर्जन्स को तैयार करते हैं to kill a definite type of virus. So it is the therapeutic use of virus. It is a therapeutic use of virus for medical treatments of another virus. So it is a therapeutic use of virus for treatment of another viral disease. ठीक, जैसे कि अभी हम आपको बताएं कि हम लोगों ने अभी लास्ट में हम अभी 2-3 साल पहले हम लोग एक भयानक पैंडेमिक से जूझ रहे थे, कोविड-19 से. इट इज अ वायरस एंड वी हैव डेवलप्ड 2 इंडिजिनियस वैक्सीन्स नेम्ड कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन. So Serum Institute of India has developed the Covishield vaccine, which we have developed from it. Now this is a special type of viral, you can say viral vaccine. ये भी एक तरह का वायरस है, और इस वायरस ने कोविड-19 के वायरस को डैमेज किया, उसको किल किया, उसकी इंटेंसिटी को कम किया, उसके हार्मफुल इफेक्ट कम किया, और वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट करी जाती है. तो समझिए इस बात को कि एक वायरस के द्वारा दूसरे वायरस को किल किया जा सकता है. बायोटेक्नोलॉजिकली हम क्या करते हैं, उसके यूजेस को कंफर्म करते हैं, रिसर्च करके उसके यूजेस को जानते हैं, और फिर इस निष्कर्ष पे आते हैं. बायोटेक्नोलॉजिकली हम लोग इसको एस्टेब्लिश करते हैं कि ये पर्टिकुलर टाइप का वायरस हमारे इस वायरस को, इस हार्मफुल वायरस को क्या करेगा, किल करेगा, और हमें इस बीमारी में क्योर करेगा, हमें उसमें सहायता करेगा. सो इट इज जनरली मॉडिफाइड to treat the viruses are generally modified to treat diseases. यानी वायरस जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है, उसके भी जेनेटिक कोड को मॉडिफाई किया जा सकता है, जिससे कि वो एक मोर पावरफुल एंड लेस हार्मफुल फॉर द बॉडी बने, और फिर जब उसको बॉडी में डाला जाए तो वो हार्मफुल वायरस को क्या करे, उसको किल करे, या उसको सप्रेस करे, या उसको बॉडी से आउट कर दे, और हम क्या हो जाए, हम सुरक्षित हो जाए उस बीमारी से. नेक्स्ट इज again vaccine. So production of vaccine is also an important application, as we have already discussed in the previous point of virology. Now as far as vaccines are concerned, the biotech scientists and researchers can quickly pinpoint the precursor markers that can cause severe illness or diseases. As a result, they can synthesize vaccines quickly against any pandemic, sickness or disease. ठीक है ना. तो जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो एक प्रीकर्सर, यानी कहां से उस वायरस को ताकत मिल रही है, कहां से वो बन रहा है, कहां से वो शुरुआत हो रही है, उस पर्टिकुलर टाइप के प्रीकर्सर को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, उसको खोजते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको ताकतवर बनाते हैं, और जिससे कि वो उस दूसरे वायरस या दूसरी बायोऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो. अब यहां पर सिर्फ वायरस से रिलेटेड था, यहां पे बैक्टीरिया हो सकता है, या कोई भी पैथोजन हो सकता है. सो वी हैव टू डेवलप अ मोर पावरफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज बैक्टीरिया और वायरस, टू क्योर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज. दैट मीन्स वी हैव टू, by scientific method of biotechnology, using tools and techniques of biotechnology, we have to prepare such type of genetic material which can be proved more you can say powerful, so as to fight against that particular viral disease or particular type of problem which is causing sickness to the man or human.
तो वैक्सीन डेवलपमेंट एक नॉर्मल सा बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है, बट आपको पता है कि वैक्सीन अगर डेवलप नहीं होगी तो हजारों लाखों लोग मारे जा सकते हैं, हजारों लाखों लोग हताहत हो सकते हैं अगर उनको सही समय वैक्सीन न मिले। आपने कोविड-19 के समय पूरी दुनिया में देखा है कि जहाँ जहाँ वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी या जहाँ सही इलाज अवेलेबल नहीं था, जहाँ लोगों को, जिन देशों को लंबे समय तक वैक्सीन नहीं मिल पाई, उन देशों का क्या हाल हुआ। हम लोग ने तो बहुत अच्छी तरीके से इस बीमारी से लड़ा है और बहुत सारे लोगों की जान बचाई है, बहुत सारे लोग हताहत हुए भी हैं, लेकिन वो जो पीरियड ऑफ एवोल्यूशन ऑफ वैक्सीन हो रहा था उस दौरान लोग हताहत हुए। लेकिन जैसे ही ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन की डोजेस जो है वो प्रोवाइड करी गई, लगाई गई, एडमिनिस्टर करी गई, उसके बाद काफ़ी सुधार हुआ और लगभग आज जो है वो कोरोना बिल्कुल कंट्रोल में है। तो एक चीज़ और है, इसी तरीके से द लास्ट इंपॉर्टेंट यूज है एंड दैट इज फॉर डायबिटिक पेशेंट एंड दैट इज इंसुलिन. We can biotechnologically create insulin, or we know that diabetic patients require insulin, and insulin, they require insulin to control blood sugar. क्योंकि इंसुलिन क्या करती है? इंसुलिन करती है, इंसुलिन कंट्रोल्स ब्लड सुगर, इट कंट्रोल्स blood sugar. Now we have to scientifically create, or we have to scientifically create the up higher level of insulin in the body. हमें कुछ इस तरह के प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होगी या कुछ इस तरह के प्रोटीन इवॉल्व करने होंगे या इवॉल्व किए हैं हम लोगों ने, जिससे क्या होता है, जिससे कि बॉडी में इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो प्रोवोक होता है. Now we have to design such type of drugs, we have to design such type of biotechnical, you can say proteins, biotechnological proteins which induce the production of insulin. We have to induce the production of insulin. क्या करना है हमें? इंसुलिन का प्रोडक्शन को क्या करना है? प्रोवोक करना है, जिससे ज्यादा मात्रा में, जैसे ही हम वो दवा, जैसे ही हम वो ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, इंसुलिन अच्छी मात्रा में बने और जो शुगर या डायबिटीज का पेशेंट जो है उसको क्योर हो, उसको ज्यादा मात्रा में इंसुलिन अगर ठीक ठाक अमाउंट में बनेगा तो उसके ब्लड शुगर को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और वो रीनियल फेलियर होने से बच जाएगा, या उसकी आईसाइट्स वीक नहीं होंगी, या जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं ब्लड शुगर के उनसे वो बचा रहेगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट यूज है. तो ये हम लोगों ने इंपॉर्टेंट यूजेस पढ़े: इंसुलिन, वैक्सीन, वायरोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जीन थेरेपी, जीन टेस्टिंग. These all are the methods in which biotechnology is used for medical purposes. Now there are some agricultural application also. Now we will discuss some agricultural application. Now we discuss some agricultural application. And the first and the foremost important use of biotechnology in the field of agriculture is the transgenic plants. Is the introduction of transgenic plants. Transgenic plants. Now, what are transgenic plants? In one word, if we have to define the transgenic plant, we have to say that it is a genetically modified organism. What is this? It is a genetically modified organism. It is a genetically modified organism. ठीक. So we have, what we have done? We have make some improvement in the genetical property of a particular type of gene or particular type of species, so that we can have some specific type of property which is improved in the further plant or the seed. कहने का मतलब ये है कि it is a transgenic plant. In a transgenic plant or crop, one or more genes are artificially inserted instead of a plant artificially from a completely different species, that is microorganism, which is plant, animal or gene. Again वही बात है, ट्रांसजेनिक प्लांट, वहां पर जो काम हम ह्यूमन बीइंग्स के साथ में कर रहे थे वही काम यहाँ पे प्लांट के साथ कर रहे हैं. अगर हम किसी भी जीन को किसी प्लांट से, एनिमल से या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ला करके किसी प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दें, जिससे कि उसकी कोई एक प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाए,
उसकी कोई एक जो एक मेथड है उसका जो ग्रो इम्प्रूव हो जाए, उसका उसका ग्रोथ रेट बढ़ जाए, वो सस्टेनेबल हो जाए, वो रेजिस्टेंट टू सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि वी हैव genetically modified that particular type of content. We have genetically modified that particular type of plant, and this type of plant is called BT plants या बायोटेक्निकल जो बीटी जो बायोटेक्नोलॉजिकल यूज हमने किया है उसके हिसाब से उसका जो बेस्ट एग्जांपल है, एक आज के समय में आपको एग्जांपल में देना चाहूंगा, और वो है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन, हम लोगों ने कॉटन की एक ऐसी यू कैन से ऐसी स्पीसी, एक ऐसी प्रजाति डेवलप करी है जो कि क्या है, जो कि बीमारियों के प्रति जो है रेजिस्टेंट है। एक पर्टिकुलर टाइप की डिजीज होती है which is called bollworm, and bollworm is a particular type of disease which affect a cotton plant so that its growth is you can say harmed, and it cannot be growed, and the flower of that particular plant does not grow further, so it will decrease the crop drastically, and बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है वो खराब हो जाती है, इकोनॉमी बहुत डैमेज हो जाती है उसकी वजह से, क्योंकि जो फसल है उसमें से क्या हुआ, उसमें से वो प्लांट ने ग्रो नहीं किया। So we have by the means of biotechnological methods, we have introduced a gene, a particular gene in the cotton plant, which is now a transgenic cotton plant known as BT cotton, and BT stands for Bacillus thuringiensis. Now BT stands for Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis. It is a transgenic crop, and it has a gene named CRY, CRY 1AC. It is the name of gene. This is the name of gene. Very important question for preliminary exam for UPSC और UPPSC कि एक तो BT cotton क्या है? It is a transgenic plant. Next, BT stands for Bacillus thuringiensis, and which type of gene is introduced in a normal cotton plant to convert into a BT cotton plant? This particular type of gene is named as CRY1AC. This is a gene which is introduced from a bacteria. It is a gene of a bacteria. It is a gene of bacteria. अब देखिए, it is a gene of bacteria and it is a cotton plant. It is a plant, and a gene of bacteria is introduced in this plant so as to make it such type of property, equipped with such type property, so it can grow better, it can be pest resistant. इससे दो तीन फायदे होते हैं। क्या होता है? एक तो पेस्ट रेजिस्टेंट होता है, यानी अब बहुत ज्यादा मात्रा में जो हम लोग कॉटन के प्लांट में जो यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स या पेस्ट वगैरह, उसकी वजह से प्लांट को ज्यादा हार्म नहीं होगा, प्लांट ग्रो तो करेगा लेकिन वो हार्मफुल नहीं होगा उसके लिए। एक तो ये फायदा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टाइप का एक वर्म होता है, दैट इज टर्म एज बॉल वर्म। It is a disease of cotton plant, and when this CRY1AC gene is introduced in this cotton plant, then it becomes a poison for bollworm, and bollworm फिर उस cotton plant को affect नहीं कर पाता है और हमारा plant जो है वो easily grow करता है। तो ये जो है ये एक तरह की डिजीज है, इट इज अ डिजीज, और ये अब हमारे कॉटन प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको देखने के लिए है कि ऐसे ही हम लोग और बहुत सारे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ला सकते हैं, जैसे कि किसी प्लांट की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? न्यूट्रिशन, क्या क्या फायदे हैं इसके? एक तो इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हो सकती है? न्यूट्रिशन वैल्यू, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बढ़ाई जा सकती है। इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू वो बढ़ाई जा सकती है। और क्या किया जा सकता है?
और एक और पर्सन क्या है, एनवायरमेंटल सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है, शेल्फ लाइफ, दैट मीन्स यू कैन स्टोर दैट पर्टिकुलर स्पीसी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है। और सबसे लास्ट में क्या किया जा सकता है, उसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाया जा सकता है किसी भी प्रोडक्ट को, यानी एनवायरमेंट ना अब क्या है कि उसको बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स की या किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एनवायरमेंटल बेनिफिट यूज किए जा सकते हैं, एनवायरमेंटल बेनिफिट किया जा सकता है इसको। तो क्या कर सकते हैं, एक तो इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन जैसे कि बीटी कॉटन में किया, न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में पूछा गया है, बीटी कॉटन भी प्रीलिम्स में पूछा गया है और जो अभी मैं बता रहा हूं ये पूछा गया है। गोल्डन राइस आपने नाम सुना होगा, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जो है वो एक मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो कि चावल की एक उन्नत प्रजाति है, किस्म है। और इसके साथ में क्या किया गया है, इसमें एक बीटा कैरोटीन नामक जो एक जीन है, बीटा कैरोटीन नामक एक प्रोटीन है, वो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। प्रोटीन के अंदर ही जीन होता है, तो बीटा कैरोटीन जो कि डैफोडिल प्लांट से मिलता है, बीटा कैरोटीन ये एक प्लांट से मिलता है, ये एक दूसरे प्लांट से मिलता है जिसका नाम है डैफोडिल। डैफोडिल प्लांट से जो बीटा कैरोटीन नामक प्रोटीन मिलता है उसको हमने गोल्डन राइस के जीन्स के साथ में क्या किया, उसको क्रॉस किया और उससे एक हमें नई चावल की किस्म मिली जिसे कहते हैं गोल्डन राइस। नाउ दिस गोल्डन राइस, क्या ये जो चावल है गोल्डन राइस जो किस्म है ये क्या करती है, it has beta carotene and beta carotene is an important protein which itself converts into vitamin A। तो आप समझिए ये कितना, ये जो चावल जो कि बहुत मामलों में ज्यादा कंज्यूम करना हार्मफुल हो जाता है, लेकिन अब यही चावल विटामिन ए डेफिशिएंट मरीजों के लिए एक तरह का वरदान है, जिसकी वजह से क्या है कि वो अगर विटामिन ए डेफिशिएंट, जिनकी आंखें कमजोर हैं या जिनके अंदर रेटिनॉल की प्रॉब्लम है या आई रिलेटेड डिजीजेस हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, बिकॉज रेटिनॉल ऑल्सो यूज फॉर इम्यूनिटी कंट्रोल, इम्यूनिटी एनहांसमेंट, तो जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है, अगर वो गोल्डन राइस किस्म के चावल का सेवन करते हैं तो उनकी बॉडी में विटामिन ए की कमी भी पूरी हो जाएगी। तो देखिए कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन में एक क्रांति लाई हुई है और एक ऐसे मेथड लाया हुआ है जिससे हम किसी की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ लाइफ। हम किसी भी प्लांट की सेल्फ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। सेल्फ लाइफ मतलब उसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, उसको काफी देर तक स्टोर किया जा सकता है, उसको लंबे समय तक रखा जा सकता है, जिससे दो फायदे होते हैं। एक तो वो पर्टिकुलर चीज काफी समय तक कंज्यूम हो सकती है, दूसरी बात ये कि उसका ट्रांसपोर्टेशन भी किया जा सकता है, दूर तक वो दूर तक पहुंच सकती है, अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचाई जा सकती है, स्टोरेज उसका इजियर हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन इजियर हो जाता है सेल्फ लाइफ बढ़ने के साथ ही। एंड द लास्ट वन इज द एनवायरमेंटल बेनिफिट विच रिड्यूस्ड कंजम्पशन ऑफ पेस्टिसाइड। अगर हम कुछ ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्म जो है वो उत्पन्न कर लेते हैं जिससे जो इजीली ग्रो कर सकती हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट होती है, डिजीज रेजिस्टेंट होती है, तो क्या होता है, इन ऑल दीज केसेस we promoting the you can say we are promoting the environment। that means अब हम पेस्ट का यूज कम करेंगे या वो चीज पर्टिकुलर जिस पर पेस्ट का या फर्टिलाइजर का असर नहीं हो रहा है, जब उसको ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे तो ये ह्यूमंस के लिए क्या होगा, लेस हार्मफुल होगा और हम खतरनाक रसायनों को अपने अंदर जाने से, केमिकल्स को अंदर जाने से बचा पाएंगे, क्योंकि उसने उस चीज को कंज्यूम ही नहीं किया, उस प्लांट ने, उस फ्रूट ने जो हम कंज्यूम करने वाले हैं उसका उसके ऊपर कोई असर ही नहीं। तो इस तरीके से आप देखिए कि कैसे ह्यूमन लाइफ के लिए जो मेथड्स हमने पढ़े, एग्रीकल्चर एप्लीकेशन में, चाहे वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाना हो, चाहे वो इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन हो, चाहे वो न्यूट्रिशनल वैल्यू किसी प्लांट की बढ़ाना हो, चाहे वो सेल्फ लाइफ बढ़ाना हो या एनवायरमेंटल बेनिफिट देने हो, हम इन सारे के सारे तरीकों से क्या कर सकते हैं, हम इन सारे तरीकों से बायोटेक्नोलॉजी मेथड्स का यूज करके, बायोटेक्निकल मेथड्स का यूज करके हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और अपने जीवन, अपने साइंटिस्ट जो है इस चीज को यूज करके क्या कर सकते हैं, ह्यूमन काइंड का या मैन काइंड का बहुत फायदा कर सकते हैं, एंड वी हैव टू यूज देम। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी में आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इंट्रोडक्शन उसके बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने टाइप्स पढ़े, और टाइप्स पढ़ने के बाद हमने उसके दो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़े, एक तो मेडिकल साइंस में और एक एग्रीकल्चर फील्ड में। अब मेडिकल साइंस के जो हमने जो भी यूजेस पढ़े उनमें जीन थेरेपी आती है, जेनेटिक टेस्टिंग आती है, फार्माकोजेनोमिक्स आती है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आती है, वायरोथेरेपी आती है, इंसुलिन प्रोडक्शन, वैक्सीन प्रोडक्शन,
और फार्माकोकाइनेटिक्स आती है। ये सारे के सारे मनुष्य के लिए, ह्यूमंस के लिए बेटर चीजें हैं। और एग्रीकल्चर एप्लीकेशन की बात करें तो चाहे वो ट्रांसजेनिक प्लांट, दैट इज जीएम क्रॉप्स इन्हें भी कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जीएम क्रॉप्स। इट इज, you have to keep in mind this word, GM crops. If you have listened this name, that means this is genetically modified crop. That means we have add, replace or remove a particular type of, you can say, gene, so that we can create a particular type of characteristic or property in that plant. हमने उसमें क्या किया है, हमने जीन थेरेपी का उसमें ट्रांसजेनिक प्लांट के रेस्पेक्ट में जीन थेरेपी यूज करी है। इससे पहले हमने ह्यूमंस के रेस्पेक्ट में जीन थेरेपी पढ़ी थी, अभी हमने ट्रांसजेनिक प्लांट में या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट में जीन थेरेपी प्लांट्स के लिए करी है। उसके बाद इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन हो सकता है, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है, इंप्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू हो सकती है, इंक्रीज सेल्फ लाइफ हो सकती है, और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये कुछ मेजर एप्लीकेशन है जो हमने आज पढ़े। इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है। अगले किसी क्लास में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के कुछ और इंस्ट्रूमेंट और कुछ और टूल्स एंड टेक्निक्स लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो आपके प्रीलिम्स के पर्पज से बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने आपको आज पढ़ाया है। अगले किसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक में आपसे फिर मुलाकात हुई। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।